गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत त्रिभुजों की सर्वांग समता पुनरावर्तन के तौर पर सीखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा है त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है, त्रिभुज के कौन कौन से भाग होते हैं और फिर किस तरह से उसको सर्वांग सम सिद्ध करते हैं, ये सब देखा है। गुड इवनिंग। त्रिभुजों की सर्वांग समता, दो त्रिभुज सर्वांग सम कब कब हो सकते हैं और उसके लिए कसौटियां कौन कौन सी है, हम सब देखने वाले हैं। अब यहाँ पे दो आकृतियां दिखाई गई है त्रिभुज की, और उसमें कौन कौन से भाग उसके सर्वांग सम है चिन्हों द्वारा दर्शाए गए। अब पहला पॉइंट दिया है, शीर्ष बिंदुओं के जिस इकाई की संगति द्वारा वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, उस संगति में त्रिभुजों की सर्वांग समता दो प्रकार से है। जैसे त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांग सम है त्रिभुज एस टी यू। यह सही है या गलत? अब कैसे देखेंगे? अब सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि कौन सी भुजा एस टी यू की एक्स वाई जेड के किस भुजा से सर्वांग सम है। अगर ध्यान से देखें तो भुजा एस यू, यहाँ पर एक सिंगल कट दिखाया गया है इस चिन्ह के द्वारा, तो एस यू सर्वांग सम होगी एक्स वाई के, इस तरह से सिंगल कट यहाँ पे दिखाया गया है। तो भुजा एस यू सर्वांग सम एक्स वाई के। उसी के साथ साथ सेकेंड हम अगर ध्यान से देखें तो एस टी, यहाँ पर दो कट किया है, मतलब एस टी सर्वांग सम है भुजा एक्स जेड के। उसी तरह से टी यू सर्वांग सम है भुजा वाई जेड के। अब इकाई की संगति क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण है इकाई की संगति। अगर इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे कि जैसे ये दिया है और पूछा है कि यह लेखन सही है या गलत, कारण सही लिखिए। अब एक्स वाई, यहाँ पे पहले दो पॉइंट्स ले लेना है, एक्स वाई और एस टी। तो इधर देखिए एक्स वाई और एस टी दोनों अलग अलग भाग है। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के सर्वांग सम नहीं है, इसलिए यह लेखन गलत है। त्रिभुज सर्वांग सम है एक दूसरे के, लेकिन जो संगति दी गई है इकाई की संगति, वह संगति सही तरीके से नहीं इसमें लागू होगी, इसलिए यह कथन गलत है। अगर निरीक्षण करें, हम लोग इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया है त्रिभुज एस टी यू सर्वांग सम त्रिभुज एक्स जेड वाई। तो एस टी, अब भुजा एस टी, पहला ये दोनों ले लो, एस टी एस टी। उसके बाद एक्स जेड, यह सही है, पहली भुजा एस टी और यहाँ पर एक्स जेड, ये दोनों पॉइंट पहले स्टार्ट में ले लेना है, एस टी एक्स जेड। उसके बाद फिर टी यू चेक करते हैं, टी यू और जेड वाई, टी यू जेड वाई सही है, टी यू जेड वाई। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड पॉइंट लेना है, एस यू और उसके बाद एक्स वाई, एस यू और एक्स वाई। इसका मतलब यहाँ पर जो इकाई की संगति दी है वह सही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इकाई की संगति क्या है कि उसके जो शीर्ष बिंदु है वो शीर्ष बिंदु मिलने चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट यस है, तो यहाँ पर एक्स लिया, यस एक्स। फिर सेकंड पॉइंट टी, ये कोण टी सर्वांग सम है कोण जेड के। अगर कोणों के हिसाब से जाएंगे तो काफी सरल है, टी कोण सर्वांग सम है कोण जेड के, और वैसे ही कोण यू, एंगल यू सर्वांग सम है कोण वाई के। तो हम लोग लिख सकते हैं एस टी यू सर्वांग सम त्रिभुज एक्स जेड वाई। अगर इस तरह से इकाई की संगति बनाई गई तो हम आसानी से सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं और इकाई की संगति भी सही रहेगी। अब यहाँ पर एक आकृति दी गई है, आगे दी गई आकृति में त्रिभुजों की जोड़ी में समान चिन्हों द्वारा दर्शाए गए घटक सर्वांग सम। उन त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं के कौन से इकाई की संगति द्वारा त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, यह बताकर त्रिभुजों की सर्वांगता समता चिन्ह दर्शाई। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी, और जो भुजा ए डी है वह दोनों में सामान्य है। कौन से दो त्रिभुजों में? त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी,
दोनों में सामान्य भुजा एडी है। और क्या दिखा सकते हैं हम, प्रत्येक रेखाखंड स्वयं के सर्वांग सम होता है, यह दोनों में कॉमन है, दोनों में सामान्य है। एडी सर्वांग सम, एडी स्वयं के। अब संगति क्या होगी, ए से ए की, ए ए, फिर बी सी। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कोण बी सर्वांग सम कोण सी दिया हुआ है, और उसके बाद कोण डी सर्वांगसम कोण डी, दोनों भी 90 डिग्री है, 90 अंश दिखाया है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। इस तरह से एक है कि संगति भी हमारी सही होगी। कोणों के द्वारा आसानी से शीर्ष बिंदु हम ज्ञात कर सकते हैं, निरीक्षण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कौन सा बिंदु किसके सर्वांग सम होगा, कौन सा एंगल किसके सर्वांग सम होगा। तो यहाँ पर इस तरफ का कोण ए और इस तरफ का कोण ए, मतलब कोण बी ए डी सर्वांग सम कोण सी ए डी, और दोनों में सामान्य भुजा ए डी सर्वांग सम है। और वैसे ही फिर यहाँ पर कोण बी सर्वांग सम कोण सी के, हम थ्री लेटर्स में अगर लिखना है तो कोण ए बी डी सर्वांग सम कोण ए सी डी। उसी के साथ साथ एंगल ए डी डी सर्वांग सम होगा कोण एडीसी। इस तरह से हम लोग आसानी से संगति भी शीर्ष बिंदुओं की ढूंढ सकते हैं और त्रिभुज सर्वांग सम दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है दो भुजाएं तथा उनमें समाविष्ट कोण, भू को भू कसौटी। अब कसौटियां पहले हम लोगों ने सीखी है, भू 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 कसौटी, भू को भू कसौटी। तो इस तरह से जो कसौटियां है उसकी आसानी से हम लोग निरीक्षण के द्वारा सीखेंगे कैसे दिया है। भू को भू कसौटी क्या है, भू मतलब भुजा, कोण भुजा, दो भुजाओं के बीच में एक कोण समाविष्ट है, तो दिया है दो भुजाएं तथा उसमें समाविष्ट कोण। भू को भू कसौटी, भुजाओं की दो जोड़ियां सर्वांग सम हो तथा उनमें समाविष्ट कोण भी सर्वांग सम हो, ऐसे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एल एम एन बनाइए। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बनाए गए, एक त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज एल एम एन। अब यहाँ पर भुजा ए बी सर्वांग सम भुजा एल एम, बी सी सर्वांग सम भुजा एम एन तथा दोनों के बीच में समाविष्ट होना चाहिए, तो कोण बी सर्वांग सम कोण एम। इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज एल एम एन और कसौटी होगी भू को भू। तो एक कंटिन्यू होना चाहिए, ध्यान से देखना, पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा, पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा। वैसे ही त्रिभुज एलएमएन में भी है, पहले भुजा फिर कोण एम आया फिर भुजा एम एन आई। तो इस तरह से अगर कंटिन्यूएशन में तीनों है, दो भुजाओं के बीच में एक कोण समाविष्ट है और दोनों त्रिभुजों की जो परस्पर भुजाएं दी गई है वह सर्वांग सम हो और उनमें समाविष्ट कोण सर्वांग सम हो, तो भू को भू कसौटी होगी। इस तरह से यहाँ पर त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एल एम एन भू को भू कसौटी द्वारा सर्वांग सम। उसके बाद में भू 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 कसौटी बहुत ही आसान है, भुजा भुजा भुजा, तीनों संगत भुजाएं, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं, दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं, मतलब जो संगत भुजाएं दी गई है उसके सर्वांग सम हो तो दोनों त्रिभुज भू भू कसौटी द्वारा सर्वांग सम होते हैं। अब जैसे यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एक्स वाई जेड बनाना है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। सेम जैसे या ट्रेसिंग पेपर के हिसाब से उसको हम उसी नाप का बना सकते हैं, या मान लो कोई कार्ड पेपर लिया, जिस साइज का त्रिभुज हमने कट किया है वही कार्ड पेपर दूसरे कार्ड पेपर पे रख के पेंसिल से ड्रॉ करके उसको भी उसी तरह से कैंची से कट करके, मतलब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखे तो पूरी तरह से उसको कवर करे। तो इस तरह से दो त्रिभुज यहाँ पर बोला गया है, त्रिभुज पी क्यू आर एक्स वाई जेड। मान लो आपके पास ट्रेसिंग पेपर नहीं है तो क्या करोगे, तो सेम साइज के बनाना है तो एक त्रिभुज बना करके उसको छोटा सा पेपर पे कट कर लो और फिर वैसा ही त्रिभुज दूसरे पेपर पे रख करके उसकी आकृति चारों तरफ से तीनों तरफ से पेंसिल से ड्रॉ करके हम आसानी से कट करके बना सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर दिया है। अब उसके जो शीर्ष बिंदु एक एक की संगति कैसे होगी देखते हैं हम लोग। त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम त्रिभुज एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है। अब पी एक्स के, तो भुजा कौन सी होगी, भुजा पी क्यू, भुजा एक्स वाई के सर्वांग सम होगी, क्यू आर वाई जेड के सर्वांग सम होगी। और फर्स्ट और थर्ड पॉइंट
पी आर भुजा एक्स जेड के सर्वांग सम। तो इस तरह से जो कसौटी होगी भू 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 कसौटी होगी, और एकाई की संगति पी एक्स क्यू वाई तथा आर जेड यहाँ पर दिया गया है। पी एक्स के एक्स क्यू वाई और आर जेड, इस प्रकार की एकाई की संगति से हम बता सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। उसके बाद में तीसरा है दो कोण तथा समाविष्ट भुजा को भू को। कोण भुजा कोण, सबसे पहले था भुजा कोण भुजा, मतलब दो भुजाओं के बीच में एक कोण समाविष्ट था। अब यहाँ पर दो कोणों के बीच में एक भुजा है, कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक कोण यहाँ पे है और दूसरा कोण इस तरफ लिया, भुजा यहाँ की, ऐसे नहीं चलेगा। दोनों कोण और उसके बीच में भुजा। अब इस आकृति में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो त्रिभुज एक्स वाई जेड और त्रिभुज डी ई एफ में पहला कोण एक्स सर्वांग सम है कोण डी के, उसी के बाद एक्स जेड भुजा डी एफ के, और उसी तरह से जेड कोण जेड सर्वांग सम है कोण एफ। यहाँ पर दिया है त्रिभुज एक्स वाई जेड तथा डी ई एफ ऐसे बनाइए कि लेंथ एक्स जेड इक्वल्स टू लेंथ डी एफ, मतलब एक्स जेड सर्वांग सम है डी एफ के, दोनों का माप समान है। उसके बाद फिर कोण एक्स सर्वांग सम है कोण डी के, एक्स सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो, सर्वांग सम हिंदी में बोल सकते हैं, तथा कोण जेड सर्वांग सम है कोण एफ। तो इस तरह से ये पहला कोण, फिर भुजा, फिर कोण, उसी तरह से कोण भुजा कोण, तो कसौटी हुई को भू को, एक्स सर्वांग सम डी के, भुजा एक्स जेड सर्वांग सम डी एफ के, और कोण जेड सर्वांग सम एफ के। तो इस तरह से एक्स वाई जेड त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ, और एकाई की संगति हम बता सकते हैं एक्स टी, बहुत आसान है, एक्स पहला पॉइंट शीर्ष बिंदु, फिर डी, उसके बाद वाई और फिर ई मिडल पॉइंट, फिर जेड और एफ। इस संगति के अनुसार त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ इस तरह से दिखाई दे। अब को भू अथवा भू को कसौटी, कंटिन्यू दो कोण आए और भुजाएं, या पहले भुजा बाकी के दो कोण, इस तरह से अगर है दो त्रिभुजों में संगत कोणों की दो जोड़ियां सर्वांग सम हो तो शेष कोण भी सर्वांग सम होते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण के मापों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए दो कोण तथा एक कोण की संलग्न भुजा दूसरे कोण के दो कोण तथा संगत भुजा से सर्वांग सम हो तो को भू को कसौटी की शर्त पूरी होती है तथा वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, को भू और भू को। क्योंकि दो त्रिभुज अगर दो कोण सर्वांग सम है, त्रिभुज के दो कोण परस्पर सर्वांग सम दिखाई दे रहे हैं, दो जोड़ियां सर्वांग सम है संगत कोणों की, तो तीसरा कोण अपने आप सर्वांग सम होगा। मान लो एक कोण 70 अंश है, दूसरा कोण 50 अंश है, तो दोनों मिला के कितने हो गए 120, तो तीसरा जो कोण होगा 60 अंश का ही होगा। तो दो कोण अगर दो त्रिभुज दिए गए, दोनों में दो कोण, मान लो ये 70 डिग्री यहाँ पर है और इसका 70, ये 50 दिया है तो ये 50 है, तो थर्ड जो एंगल होगा ऑटोमेटिकली 60 डिग्री ही होगा। और अगर उसमें कोई भुजा सामान्य दिए, दोनों भुजाएं सर्वांग सम दी गई है, तो इस तरह से जो कसौटी होगी वह को भू अथवा भू को कसौटी होगी। अब पांचवा दिया है समकोण त्रिभुज की कर्ण भुजा कसौटी, इसे कर्ण भुजा कसौटी कहते हैं। कर्ण क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने की साइड है, 90 अंश के किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 अंश का कोण, उसके सामने की जो भुजा है वह कर्ण है। यहाँ पर यह कर्ण है, तो कर्ण भुजा क्या हुआ, कर्ण सर्वांग सम हो, मान लो पहला त्रिभुज एबीसी है और दूसरा त्रिभुज एक्स वाई जेड है, उसमें कर्ण एसी और एक्स वाई जेड मीन्स एक्स जेड सर्वांग सम है, मतलब ये दोनों कर्ण एक दूसरे के सर्वांग सम है। और उसके बाद कोई भी एक भुजा सर्वांग सम दी गई, एक भुजा सर्वांग सम, तो इस तरह से समकोण त्रिभुजों में कर्ण भुजा कसौटी के द्वारा दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब यहाँ पर
आगे दी गई आकृतियों के त्रिभुजों की प्रत्येक जोड़ी में समान चिन्हों द्वारा दर्शाए गए घटक सर्वांग समय, प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार तथा शीर्ष बिंदुओं के किस इकाई की संगति के अनुसार सर्वांग समय लिखी। अब दिया है भू 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 कसौटी द्वारा पी क्यू आर यूटीएस की संगति से। पी क्यू आर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो भुजा पी क्यू सर्वांग समय यूटी के, भुजा पी आर सर्वांग समय यूएस के और भुजा क्यू आर सर्वांग समय टीएस के। तो इसका मतलब है त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज यूटीएस दोनों सर्वांग सम हुए भू 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 कसौटी। और संगति ऐसे क्यों दिया है? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट पी क्यू, अगर हम लोग ध्यान से देखें पी क्यू सर्वांग सम यूटी, फिर फर्स्ट और सेकंड पी क्यू यूटी के सर्वांग सम, फिर क्यू आर टीएस के सर्वांग सम, फिर पी आर यूएस के सर्वांग सम। तो इस तरह से भू 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 कसौटी द्वारा त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज यूटीएस सर्वांग सम। अब सेकंड सवाल में अगर हम लोग दूसरे में देखें तो यहाँ पर क्रॉस किया है, इसका मतलब कोण ए डी बी सर्वांग सम है कोण सी डी बी के, उसके बाद कोण ए बी डी, इस तरह से कोण ए बी डी और सी बी डी सर्वांग सम। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो डीबी दोनों में सामान्य है। कसौटी कौन सी होगी? को कोण, फिर बीच में भुजा, फिर कोण, को भू को कसौटी। और संगति डीबीए डीबीसी, डीबी अगर ध्यान से देखें तो डीबी डीबी डीबी, फिर बीए बीसी और डीए डीसी। तो इस तरह से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कर्ण भुजा कसौटी दी गई है, आसानी से कर्ण भुजा कसौटी क्यों है? क्योंकि त्रिभुज एल एम एन में कोण एम 90 अंश है, वैसे ही त्रिभुज एफ डी ई में कोण डी 90 डिग्री का है। तो कर्ण भुजा कसौटी, क्योंकि एक भुजा सर्वांग सम है एम एन डी एफ के, और उसके बाद कर्ण एल एन अगर सर्वांग सम दिया है एफ ई के, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे कर्ण भुजा कसौटी द्वारा। अब यहाँ पर दिया है दिए गए त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, उनकी एक एक भुजा सर्वांग सम है, इसलिए उनके रेख एल एन तथा ई एफ कर्ण सर्वांग सम है, यह जानकारी देना आवश्यक है। अगर यह जानकारी दी गई है, कौन सी जानकारी? कि भुजा एल एन या कर्ण एल एन सर्वांग सम है ई एफ की, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे एल एम एन एवं ई डी एफ सर्वांग सम होंगे कर्ण भुजा कसौटी द्वारा। तो कौन सी जानकारी इसमें नहीं दी गई है? एल एन सर्वांग सम ई एफ, यह कर्ण है। अगर दोनों कर्ण सर्वांग सम है तो एक भुजा ऑलरेडी दी है एम एन और एफ डी। अगर जानकारी एल एन सर्वांग सम एफ ई के दे दिया तो दोनों त्रिभुज कर्ण भुजा कसौटी द्वारा सर्वांग सम है। अब यहाँ पर को भू को में ध्यान से अगर देखें तो इस तरफ का जो सी कोण है, कौन सा कोण? सी। एग्जाम्पल बी सी ए भी ले सकते हो, ए सी बी भी ले सकते हो। सर्वांग सम दिया है कोण बी सी ए सर्वांग सम कोण सी ए बी, और बीच में एक भुजा सर्वांग सम है, दोनों में कॉमन है, दोनों में सामान्य है, सी ए सामान्य है दोनों त्रिभुजों में। एक जानकारी और चाहिए तो इस तरफ से हम ले सकते हैं कोण डी सी ए सर्वांग सम कोण सी ए बी। अगर यह जानकारी दी जाती है तो दोनों त्रिभुज को भू को कसौटी से सर्वांग सम होंगे। कोण, फिर बीच में एक भुजा और उसके बाद एक कोण। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि दोनों त्रिभुज को भू को कसौटी द्वारा सर्वांग सम है। अब यहाँ पर प्रश्न संग्रह में दिया है कुछ सवाल, इसको आप लोग आसानी से हल कर सकते हो, फिर भी मैं थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दूं। अब त्रिभुज एक्स डब्ल्यू जेड और त्रिभुज वाई डब्ल्यू जेड, अगर इसको ध्यान से देखें तो भुजा कौन सी है? एक्स डब्ल्यू सर्वांग सम वाई डब्ल्यू के, उसके बाद में एक कोण मिला हमको एक्स डब्ल्यू जेड कोण वाई डब्ल्यू जेड के, उसके बाद में दोनों त्रिभुजों में सामान्य भुजा है डब्ल्यू जेड,
तो दोनों वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, भुजा कोण फिर भुजा, मीन्स भू को भू कसौटी द्वारा। और त्रिभुज का नाम कैसे लिखेंगे? त्रिभुज एक्स डब्ल्यू जेड सर्वांग सम त्रिभुज वाई डब्ल्यू जेड। संगति आपको आसानी से मिल जाएगी अगर इस तरह से लिखेंगे। अब दूसरे सवाल को देखते हैं। त्रिभुज के जे आई या के आई जे, इस तरफ से अगर के लिया है तो स्टार्टिंग पॉइंट एल, अगर हमने लिया के जे आई तो यहाँ पर लेंगे हम लोग एल जे आई। तो के आई सर्वांग सम आई एल के, और बीच में देखें अगर हम लोग ध्यान से तो आई जे दोनों में सामान्य। तो इस तरह से और एक कोण 90 अंश का दिया है, तो यह समकोण त्रिभुज हुए दोनों भी। त्रिभुज के जे आई तथा त्रिभुज एल जे आई समकोण त्रिभुज है, और उसमें कर्ण के आई सर्वांग सम कर्ण एल आई के तथा आई जे सर्वांग सम आई जे के दोनों में सामान्य है। इसलिए दोनों त्रिभुज कर्ण भुजा कसौटी द्वारा सर्वांग सम, और एकाई की संगति आसानी से लिख सकते हैं हम के जे आई और एल जे आई, एल जे आई, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब तीसरा सवाल ऐसे ही हम हल कर सकते हैं। अगर इसको देखेंगे हम लोग, त्रिभुज एच ई जी और जी एफ ई। एच ई जी क्यों लिया? एच ई सर्वांग सम है जी एफ के। स्टार्ट अगर एच ई जी ले रहे हैं तो यहाँ पर जी एफ ई, तो एच ई सर्वांग सम जी एफ के, एच जी सर्वांग सम ई एफ के, और ई जी दोनों में कॉमन है, दोनों में सामान्य भुजा है, इसलिए ई जी सर्वांग सम ई जी के। तो तीनों भुजाएं, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के सर्वांग सम, इसलिए यहाँ पर कसौटी होगी भू 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 कसौटी, भुजा भुजा भुजा। और इकाई की संगति के हिसाब से अगर लिखना है एच ई जी जी एफ ई, इस तरह से हम लिख सकते हैं। चौथा सवाल है, आप ध्यान से देखें, एस एम ए, और उसके बाद इस तरफ अगर ध्यान से देखें हम लोग, एस से स्टार्ट किया है, यहाँ पे डॉट किया है, तो ये डॉट वाला पॉइंट लेना है। शीर्ष बिंदु अगर एस किया है तो पहला बिंदु ओ, क्योंकि ये दोनों कोण सर्वांग सम हैं। उसके बाद में भुजा एस एम आई, तो एस एम ए, वैसे ही ओ पी टी, तो भुजा यहाँ पर सेकेंड जो पॉइंट आएगा ओ पी आएगा। उसके बाद में थर्ड कोण एम सर्वांग सम कोण पी के, तो इकाई की संगति क्या होगी? एस एम ए और ओ पी ओ टी पी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एस सर्वांग सम ओ के, तो एस और ओ आ गया। फिर एम आया बीच में, यहाँ पे ले लो पी बीच में, और भुजा कौन सी हो गई? एस एम, एस एम सर्वांग सम भुजा ओपी के। तो कसौटी कौन सी हुई? कोण फिर भुजा फिर कोण, को भू को, को भू को, वैसे ही को भू को। इस तरह से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे और कसौटी होगी को भू को। इस त्रिभुज को भी देख करके आसानी से कर सकते हो। पहले भुजा फिर को भू को, वैसे ही भू को। और त्रिभुज लिख सकते हैं हम लोग एम टी एन और एस टी एन, एम टी एन तथा त्रिभुज एस टी एन। भुजा एम टी सर्वांग सम टी एस के, और कोण अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कोण एम टी एन सर्वांग सम कोण एस टी एन, और दूसरा टी एन एम सर्वांग सम टी एन एस। तो यहाँ पर कसौटी कौन सी होगी? भू को, या यहाँ से अगर कोण से स्टार्ट करते तो को भू, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप भू को भी लिख सकते हो, को भू भी लिख सकते हो। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए भू को इस कसौटी के द्वारा सर्वांग सम। हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज? फिर भू को भू, भुजा कोण भुजा,
यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनमें समाविष्ट कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजा तथा उनके द्वारा समाविष्ट कोण से सर्वांग हो तो वे त्रिभुज परस्पर सर्वांग होते हैं। उसके बाद भू 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 कसौटी, तीनों भुजाएं किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन संगत भुजाओं से सर्वांग हो तो वे दो त्रिभुज परस्पर सर्वांग होते हैं। कसौटी है भू 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 कसौटी। फिर कोण भुजा कोण, अब दो कोणों के बीच में एक भुजा समाविष्ट, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण तथा उनमें समाविष्ट भुजा और दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण तथा उनमें समाविष्ट भुजा के सर्वांग होती हो तो वे त्रिभुज परस्पर सर्वांग होते हैं। यह हुई को भू को कसौटी। उसके बाद में को भू जो मैंने अंत में बताया, भू को भी लिख सकते हैं, को भू भी यह कसौटी लिख सकते हैं। कोण कोण भुजा, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण तथा उनमें समाविष्ट न हो ऐसी भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोण तथा उनमें समाविष्ट न हो तो ऐसी संगत भुजा से सर्वांग सम हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कर्ण भुजा कसौटी मैंने बताया कि यह समकोण त्रिभुज के लिए होता है। किसी समकोण त्रिभुज का विकर्ण तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के विकर्ण तथा संगत भुजा के सर्वांग सम हो तो वे दो त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होते हैं। इस तरह से हम लोग ये सब चीजें सीखे आज। यहाँ पर हम लोगों ने कसौटियां सीखी पुनरावर्तन के तौर पर, पहले यह सब हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।